हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 10 का इतिहास का, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो जाकर देख कर आना यार, क्योंकि चैप्टर स्टोरी के वे में समझाया है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो सेकंड पार्ट समझने में दिक्कत आएगी। और हाँ, मैं जो हिंदी में जो इतिहास की और हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की और भूगोल की प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर ढूंढने में, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, एंड अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा इंग्लिश के नोट्स के साथ, तो वो आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए यार, ये वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो देखो, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी भारत के अंदर आए, उन्होंने आते ही सत्याग्रह किया था। 3 जगहों पर सत्याग्रह किया था भारत आने के बाद, 1916 में, 1917 और 1918 में। सो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताओ कि 1916, 17 और 18 में उन्होंने कहाँ कहाँ पर सत्याग्रह किया, ठीक है। ज़रूर बताना यार। मैंने देखा है बच्चों के आते हैं आंसर, ऐसी बात नहीं आते हैं, नहीं है, आते हैं, बट ऑलमोस्ट 50-60%। तो यार 50-60% का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। 100% रखो, मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो आप भी अपना 100% दो, ठीक है। ये 3 जगह सत्याग्रह किया। फिर गांधी जी 1919 के अंदर क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट निकाला था ब्रिटिश सरकार ने, जिसके खिलाफ गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह किया। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह नाम दिया उसको, ठीक है। और उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ और उसके बाद गांधी हिंसा वगैरह फैल गई और गांधी जी को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह भी बंद करना पड़ा, रोकना पड़ा। अब गांधी जी ने, है ना, जब ये सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चल रहा था, तो गांधी जी ने एक बात नोटिस करी कि यार बहुत सारे लोगों का साथ है इस रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने साथ नहीं दिया, ठीक है। और गांधी जी को ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर इंडिया में, भारत में अगर कोई बड़ा आंदोलन चलाना है ना, तो सबसे पहले तो हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाके कोई आंदोलन चलाना पड़ेगा, तभी वो सफल आंदोलन कहलाएगा, ठीक है। और अब और उसके लिए वो मिले खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में भी आपको पता होगा, लास्ट पार्ट में बताया था। जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन साम्राज्य की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी ना, मुस्लिम एम्पायर था, उसकी सबसे बड़ी जो पोस्ट होती थी उसको खलीफा कहा जाता था। दिल्ली में बड़ा मशहूर है, खलीफा है क्या, तो ये पोस्ट रिलीजियस पोस्ट है, ठीक है। तो उसकी जो ये बोला गया था कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, जो पहला विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद, ऑटोमन तुर्की पे बहुत ही संधि लगा दी जाएगी, हाश संधि, यानी बहुत ही बुरी अपमानजनक संधि लगा दी जाएगी, और जो हमारे खलीफा हैं उनकी पावर को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो खलीफा, इसके लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था मुस्लिमों द्वारा। 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा आंदोलन चलाया गया था, और वो गांधी जी से भी मिलने लगे। और गांधी जी ने कहा यही एक ऐसा मूवमेंट है जब मैं मुस्लिमों का सपोर्ट अपने ऊपर ला सकता हूँ, और जो खिलाफत मूवमेंट के द्वारा अगर मैं उनका सपोर्ट करूँगा खिलाफत आंदोलन में, तो ये मेरा भी स्वराज आंदोलन में सपोर्ट करेंगे। और खिलाफत आंदोलन को और स्वराज जो गांधी जी चाहते थे, इन दोनों को मिलाकर एक असहयोग आंदोलन चलाया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, असहयोग, सहयोग ना करना, वो आंदोलन चलाया गया, ठीक है। अब गाँव में, शहरों में और बागानों में अलग अलग जगह लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी, तो लोगों ने क्या किया उस पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी, ठीक है। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, ठीक है। और जब जैसी रॉलेट एक्ट खत्म हुआ वैसे ही आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 में वो जो एक मुंबई में वो बनाई थी ना, याद है ना, मुंबई में बनाई थी एक, बम्बई में खिलाफत जो वो बनाई थी, असेंबली बनाई थी, ठीक है। आंदोलन महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। सभी ने स्वराज के आह्वान यानी स्टार्टिंग, ठीक है, सभी ने स्वराज का आह्वान को स्वीकार किया, मतलब उन्होंने कहा कि स्वराज आना चाहिए, लेकिन सबके लिए जो अर्थ था किसका, स्वराज का, वो अलग अलग था। उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि शहरों में आंदोलन, ये जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसमें लोगों ने क्या किया, ठीक है, और कैसे सपोर्ट किया। शहरों में आंदोलन मध्य वर्ग द्वारा शुरू हुआ, यानी जो ना ज़्यादा गरीब थे और ना ज़्यादा अमीर थे, जो मीडियम, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले ये असहयोग आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। हज़ारों बच्चों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो जो स्कूल और कॉलेज थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती थी, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। हेड मास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा भैया हमें नहीं पढ़ाना आपके अंग्रेजी उसमें ब्रिटिश स्कूल में, ठीक है। साथ में क्या किया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया।
जो परिषद चुनाव होते हैं, जो चुनाव होते हैं उनका बहिष्कार कर दिया गया। बट अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि यार मद्रास में क्यों हुए चुनाव? फिर मद्रास में चुनाव इसलिए हुए क्योंकि मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी जिसमें सारे के सारे नॉन ब्राह्मण थे, यानी जो ब्राह्मण नहीं थे वो सारे के सारे थे उस पार्टी में। ठीक है, उनको लग रहा था कि यार जो क्योंकि उस टाइम है ना ज़्यादातर जो पार्टी होती थी और ज़्यादातर जो सरकार में व्यस्त रहते थे ना वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। तो जो मद्रास के लोगों को ऐसा लगा कि यार अगर जस्टिस पार्टी को ऐसा लगा कि अगर यही हमारे पास टाइम है, अगर हम इस टाइम में पावर में नहीं आ पाए ना तो फिर हम कभी नहीं आ पाएंगे और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स है वो हमारे पे अत्याचार करना शुरू कर देंगे। इसलिए जस्टिस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, विदेशी सामानों का पूरा बहिष्कार कर दिया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई। अब ये पिकेटिंग क्या होता है? पिकेटिंग का मतलब होता है विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, दफ्तर, फैक्ट्री में आने जाने का रास्ता रोक देते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप? जैसे आपको ऑफिस जाने के रास्ते में बहुत सारे लोग खड़े हो जाए तो उसको हम पिकेटिंग कहेंगे। ठीक है, तो यानी शहरों में तो अच्छा कर रहे थे लोग, स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने इलेक्शन छोड़ दिए, पिकेटिंग हो गई, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए थे शहरों में। ठीक है, विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर दिया गया और विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके जलाया जाने लगा। बढ़िया बात है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके भारतीय कपड़ों को पहनना, जिससे भारतीय कपड़ा मिल और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। हथकरघों यानी हाथ से जो, इसका मतलब वो जो हम पहनते नहीं है खादी वगैरह, गांधी जी। ठीक है, तो वही हुआ कि विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर दिया ना तो जो हमारे भारत के कपड़े थे उनकी डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है, उनमें थोड़ा बढ़ोतरी होने लगी उनके उत्पादन में। ठीक है, हाथ से बने कपड़े और हथकरघे यानी वो चरखा जिसे कहते हैं उससे बने कपड़े की जो मांग थी, उत्पादन था, वो बढ़ने लगा। मतलब महंगी बातचीत होने लगी इंडिया की। अब 1921 में 102 करोड़ रुपए के कपड़ों का आयात होता था, जो 1922 में घटकर 57 करोड़ रह गया। ठीक है, तो देखो प्रोडक्शन, उत्पादन कितना, पहले जो है ना हम 102 करोड़ रुपए के कपड़े मंगवाते थे ब्रिटिशरों से, यानी दूसरे देशों से आयात करते थे, मंगवाते थे कि हम पहनेंगे। बट अब लोगों ने ब्रिटिश के कपड़े इतना पहनना कम कर दिया और भारत के कपड़े पहने कि 1922 के अंदर, एक ही साल के अंदर सिर्फ 102 करोड़ से 57 करोड़ तक आ गया। ठीक है, ये मतलब आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा था शहरों में। बट दिक्कत पता है क्या आई? परंतु कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा रह गया। अब ये धीमा क्यों पड़ गया शहरों में, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि शहरों में लोगों ने जो असहयोग आंदोलन में कैसे अपना पार्टिसिपेशन दिखाया और ये जो शहरों में आंदोलन था वो धीमा क्यों पड़ने लगा। धीमा इसलिए पड़ने लगा क्योंकि खादी का कपड़ा जो था ना वो ब्रिटिश कपड़ों से, जो ब्रिटिश के मिलों में बनते थे ना कपड़े, उससे बहुत ही ज़्यादा महंगा था। जो गरीब लोग थे इसलिए उसे खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश के कपड़ों को ही दोबारा पहनना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ थे स्कूल छोड़ दिए बच्चे ने, कॉलेज छोड़ दिए, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया। अब यार पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और बढ़ेगा इंडिया तभी तो लड़ेगा इंडिया, तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दिक्कत ये थी कि हमारे भारत के तो कोई संस्थान थे ही नहीं, हमारे भारत का कोई स्कूल था ही नहीं। मदरसे और गुरुकुल हुआ करते थे उस टाइम, बट वहाँ पर इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो इसीलिए दोबारा से बच्चों ने भी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, हेडमास्टर ने भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वकीलों ने भी ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या करें यार, कुछ ना कुछ तो करना ही था उनको। इनकम तो मतलब करनी थी, इनकम तो अपनी, ऐसे जॉब तो नहीं छोड़ सकते थे वो अपनी। और अगर जॉब छोड़ भी देते तो उनके पास कोई दूसरा तरीका नहीं था ना, भारत के कोई संसाधन ही नहीं थे। तो भारत जो आंदोलन जो था वो शहरों में धीमा इसलिए पड़ने लग गया क्योंकि खादी महंगा आता था, तो ज़्यादा टाइम तक वो ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार नहीं कर पाए और भारतीय संस्थान थे ही नहीं। ठीक है, इसलिए उनको दोबारा से ब्रिटिश संस्थानों को ज्वाइन करना पड़ा। ये तो था जी शहरों का, कि शहरों में लोगों ने कैसे कैसे अपना पार्टिसिपेशन निभाया। अब पढ़ेंगे ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, कि ग्रामीण इलाकों में लोगों ने असहयोग आंदोलन में कैसे अपना पार्टिसिपेशन निभाया और कैसे विद्रोह किया। ठीक है, ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में खेती करते थे, ये हमें पता है, और उन्हें बेगार करना पड़ता था। अब याद रखना है बेगार क्या होता है। बेगार का मतलब होता है बिना किसी वेतन के काम करना। यानी जो ग्रामीण में, गाँव में जो किसान रहते थे, छोटे किसान रहते थे, उनको बड़े किसानों के लिए बेगार करना पड़ता था। जो साहूकार थे, तालुकदार थे, उनके लिए बिना किसी पैसे के काम करना पड़ता था, ये था बेगार, फ्री में काम करना पड़ता था। ठीक है, अब हम सुनेंगे एक स्टोरी, एक स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं ऐसे टाइम पास के लिए नहीं सुना रहा। तो देखो, अवध ये गांव है एक, ठीक है,
अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अवध के अंदर, इंडिया के अंदर ही है, अवध अपना यूपी में पड़ता था, ठीक है। सन्यासी रामचंद्र उसका किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया, ठीक है, बड़ा महंगा वर्ड है, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम करते थे। अभी गिरमिटिया कौन होता है, कहानी सुना रहा हूँ मैं, कहानी की तरह सुनना। अवध में एक सन्यासी थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, किसानों का नेतृत्व करते थे। वो नेतृत्व, यही होता है नेतृत्व, ठीक है। और वो गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर यानी वो फिजी में, फिजी के गिरमिटिया मजदूर थे, फिजी लिखा हुआ है, ठीक है। फिजी के गिरमिटिया मजदूर थे, यानी अब ये गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, जिनको काम के लिए दूसरे देश में ले जाया जाता है ना, उसको हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। तो ये पहले फिजी से भारत आए थे वापस, ये पहले भारत में रहते थे, फिर फिजी गए काम के लिए, फिर वापस इंडिया आ गए, ठीक है। उनका आंदोलन, अब ये जो हमारे जो किसान वगैरह थे ना, उनके लिए असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था, उनका मतलब था, उनका आंदोलन तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था। उनको लग रहा था कि भैया असहयोग आंदोलन हम कर रहे हैं ना, तो हम तालुकदार और जो जमींदार है उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। किसानों की मांग थी कि लगान को कम कर दिया जाए, बेगार खत्म कर दिया जाए और दमनकारी जमींदार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। जो हमारे जो किसान थे ना, उनकी क्या डिमांड थी, जो गांव के किसान थे उनकी क्या डिमांड थी, क्या आकांक्षाएं थी उनकी, ठीक है। उनकी मांगे ये थी कि लगान को कम कर दिया जाए, बेगार को ख़त्म कर दिया जाए, फ्री में काम जो करवाते हैं ये साहूकार और तालुकदार, ये ख़त्म कर दिया जाए, और दमनकारी जो ज़मींदार है, जो ज़बरदस्ती करते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए, यानी उसको समाज से बेदखल कर दिया जाए, ठीक है। अब जून 1920 में क्या हुआ, अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 1921 में शुरू हुआ था ये असहयोग आंदोलन, तो अभी आपने पढ़ा है, पर आप जून 1920 की बात क्यों कर रहे हो। अरे यार, वो भी तो करनी पड़ती है ना, क्या कहते हैं उसको, पहले से तैयारी भी तो करनी पड़ती है। पहले लोगों को देखो, याद है ना, पढ़ाना पड़ा, थोड़ा लोगों को बताना पड़ता था कि इस आंदोलन में तुम्हें ये करना है। तो इसलिए जून 1920 में ही, थोड़े 3-4 महीने पहले ही, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे वो अवध के गांव में पहुंच गए, लोगों से बातचीत करी, उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया, और जून में गए थे और अक्टूबर में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने बाद उन्होंने एक बाबा रामचंद्र ने और जवाहरलाल नेहरू ने, दोनों ने मिलकर एक अवध किसान सभा, याद रखना, अवध किसान सभा का गठन किया था। अक्टूबर में किया था, अवध किसान सभा का गठन किया था। किन्होंने किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, ठीक है। गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं खुली केवल 1 महीने भर में, यानी एक ही महीने के अंदर अवध किसान सभा की 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल गई थी। इतना बढ़िया काम कर रहा था वो। जब आंदोलन फैला तो तालुकदार और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। अब ये जब आंदोलन फैला तो तालुकदार और व्यापारी के जो घर थे उन पे हमले होने लग गए, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा किया जाने लगा। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेताओं ने किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी, बट गांधी जी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, ठीक है। इसका मतलब समझ आया। सबसे पहले तो दोबारा से एक बार ये बता देता हूँ मैं, ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा था, बेगार था। रामचंद्र जी जो थे वो गिरमिटिया किसान थे और वो कुछ उनकी मांगे थी, किसानों की मांगे थी, और इसी के लिए बनाई गई अवध किसान सभा। अवध किसान सभा बनाई गई तो अब लोगों में जोश आ गया कि भैया हमारा तो जो आंदोलन है वह सफल हो रहा है, और हमारी मांगे थी कि तालुकदार और व्यापारियों को रोका जाए, अब रोक रहे हैं वो। यानी जैसे जैसे जो आंदोलन था वो बड़ा होने लगा, लोगों ने हमले करना शुरू कर दिए तालुकदार और व्यापारियों पे, लूटपाट मचाई, अनाज के गोदामों पर कब्जा वगैरह किया, ये सारी की सारी चीज़ें करी। और जो स्थानीय नेता थे ना वो लोगों को भड़का रहे थे, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि गांधी जी ने बोला लगान दो ही मत, और गरीबों में अब ज़मीन बांट दी जाएगी तालुकदार और वगैरह से लेकर। और गांधी जी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ये जो गांधी जी के नाम पर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाएं को सही ठहरा रहे थे, मतलब वो बोल रहे थे कि भैया हम तो सही कर रहे हैं क्योंकि गांधी जी बोल रहे हैं, है ना, बट गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। और आपकी बुक में एक अल्लोरी सीताराम राजू के बारे में की कहानी बता रखी है, ठीक है। माना जाता था कि वो स्टील के पुरुष है, स्टील पुरुष यानी उनको कोई गोली मार देता वो तब भी बच गए थे, ठीक है। और ये भी कहते थे कि गांधी जी का साथ दो, ड्रिंकिंग वगैरह छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो और गांधी जी का साथ दो। बट इनका ये कहना था, लौरी सीताराम राजू का कहना था कि ये आंध्र प्रदेश से थे, ठीक है। इनका ये भी कहना था कि हमें आज़ादी मिलेगी ना तो हमें हिंसा से मिल सकती है, हम गांधी जी के रास्ते पे
चलने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें हिंसा करनी पड़ेगी तभी हमें आज़ादी मिलेगी। 1924 के अंदर जो हमारे राजू जी थे, अल्लौरी सीताराम राजू, उनको फांसी दे दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, और आज भी उन पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लोकनायक बन के रह चुके हैं वो। ठीक है, तो हमें गांव का भी समझ आ गया कि गांव में लोगों ने आंदोलन तो किया बट वो अच्छे से आंदोलन को समझ नहीं पाए, और उन्होंने क्या किया, ताल्लुकदार और व्यापारियों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कि बागानों में, समझ गए, बागान होते हैं जैसे हमारे यहाँ चाय के बागान नहीं होता असम में, वैसे ही बागानों में क्या होता था, पहले एक कानून बना हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया था, 1859 में पास हुआ था ये। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसके तहत क्या होता था, बागानों में काम करने वाले मजदूर बिना इजाज़त के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी, उनको बिना इजाज़त के बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी, और उन्हें ऐसी इजाज़त ना के बराबर मिलती थी। मतलब अगर मान लो मैं बागान में काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं बिना पूछे इजाज़त लिए बाहर नहीं जा सकता बागान के, ठीक है, और मैं गया तो मेरी गुद्दी नापी जाएगी, ठीक है। और इजाज़त की बात, और ऐसी इजाज़त बहुत ही कम दी जाती थी, ठीक है, ये इजाज़त उर्दू वर्ड है, ये तो मेरे से मुंह से भी नहीं निकल रहा, इजाज़त दी जाती थी, और बहुत ही कम ऐसी इजाज़त दी जाती थी, ठीक है। तो बागानों के लिए, बागानों में जो लोग रहते थे, आपको क्या लगता है उनके लिए आज़ादी क्या होती होगी? उनके लिए तो आज़ादी यही होती होगी ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी बिना किसी रोक टोक के जा पाएँ, है ना। असम के बागानी मजदूर के लिए आज़ादी का मतलब यही था कि वह उन चार दीवारों से जब चाहे आ जा सके जिनमें उनको बंद करके रखा गया है। और वैसी बात है, उनके लिए जो असम में जो रहते थे, जो हमारे बागानी मजदूर थे, उनके लिए तो आज़ादी वही होगी कि वो चार दीवारी से कभी भी बाहर आ सके या जा सके, ठीक है। जब असहयोग आंदोलन फैल रहा था ना, जब असहयोग आंदोलन फैलने लगा था, और जब लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, जब बागानी मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, तो हज़ारों मजदूरों ने बागान छोड़ दिया और घर की ओर चल दिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि भैया हमने तो कर लिया बागान में बहुत काम। उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आ चुका है और उनको उनके इलाके में ज़मीन दी जाएगी, ठीक है। उनको लगता था कि गांधी राज आ रहा है और उन्हें, यानी हर एक गाँव के बंदे को ज़मीन मिल जाएगी गाँव के अंदर। यह अफवाह फैल रही थी, जबकि ऐसा भी नहीं था। अब क्या हुआ, वो वहाँ से निकल तो गए, अपने बागानों से निकल तो गए, बट वो कभी पहुँच नहीं पाए, परंतु वह अपने घर नहीं पहुँच पाए। क्यों? क्योंकि रेलवे और स्टीमर बनी, रेलवे के अंदर ये जो एक अलग से डब्बा होता है, स्टीमर की हड़तालों के कारण वह रास्ते में ही फंस गए, और पुलिस ने उन्हें पकड़कर उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करी। अब उनकी पिटाई क्यों करी? क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा था। कौन सा? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इसमें यही था ना कि कोई भी मजदूर बिना किसी इजाज़त के, अब पुलिस वाले गए, बोला इजाज़त दिखाओ, वो कहते हैं हमारे पास तो इजाज़त है नहीं, तो चलो फिर गुद्दी नाप और चलो वापस। ये हुआ, ठीक है। और जब ये हुआ था ना, तो गोरखपुर में जब ये सारा का सारा हुआ था, क्या कहते हैं अपना, जब ऐसे बहुत सारे मजदूरों को पिटाई करके वापस बागानों में लेकर जाया जा रहा था, तब गोरखपुर में स्थित चोरा चोरी के अंदर, गोरखपुर में, याद रखना गोरखपुर यूपी के अंदर है, चोरा चोरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि गोरखपुर, इससे बहुत सारा मैप आएंगे, इसका मैप की अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, याद रखना। गोरखपुर में स्थित चोरा चोरी में बाजार से गुजर रहा, मतलब बहुत सारे लोग बाजार से शांतिपूर्ण, क्योंकि असहयोग आंदोलन, गांधी जी शांति प्रिय थे, अहिंसक थे, तो उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे वो वहाँ पर, और उसी में क्या हो गई, मुठभेड़ हो गई। किसकी? एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। मतलब एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था गोरखपुर में स्थित चोरा चोरी के अंदर, बाजार के अंदर, और वो उसमें लड़ाई वगैरह हो गई पुलिस वालों की, और वो जो हमारे आंदोलनकर्ता थे उनके बीच में लड़ाई हो गई। और जब गांधी जी ने इसके बारे में सुना कि लोग अब खून खराबा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया। कब वापस ले लिया? 1922 में वापस ले लिया, ठीक है। तो हमें असहयोग आंदोलन के बारे में भी अच्छे से जानकारी हो गई है, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है सहयोग ना करना। गांव के लोगों ने कैसे सहयोग नहीं किया था, गांव के लोग ने कैसे अपना आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया, शहर के लोगों ने कैसे पार्टिसिपेशन किया, और बागानों के लोगों ने कैसे पार्टिसिपेशन किया, ये चीज़ें हम जान चुके हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो यार मेरे को पक्का विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना,
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया फिर भी आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती, क्योंकि बच्चे आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया। तो नोटिफिकेशन बेल दबाओ, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे दे रखा है, मेरे न्यू चैनल का लिंक जिस पे अभी तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, क्योंकि यार 10th क्लास है आपकी और मैं नहीं चाहता कि 10th में आपके बिल्कुल भी कम नंबर आए। तो मैं अपना पूरा पार्टिसिपेशन दे रहा हूँ, आप भी अपना पूरा पार्टिसिपेशन दो, जितना हो सके अच्छे से पढ़ो। कोई दिक्कत आती हो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं हिंदी का भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने का ट्राई करता हूँ, हिंदी में लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए देर हो जाती है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यार आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे करो, चैनल के बारे में दूसरों को बताओ, ठीक है। नोट्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर नोट्स डाउनलोड नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरे को सर नोट्स डाउन नहीं होते, और जब मैं उनको फेसबुक मतलब अपने व्हाट्सएप का नंबर देता हूँ, मैंने कहा वो बताओ मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, तो उनके बाद हो रहे हैं उनसे डाउनलोड। तो यानी एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो जाकर देख कर आओ, नीचे अगर डाउनलोड नहीं होते तो बिल्कुल जस्ट नीचे उसके मैंने एक वीडियो दे रखी है कि हाउ टू डाउनलोड नोट्स, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आपको नंबर मेरा पता ही है, ठीक है। अगर आपको मेरा नंबर नहीं पता ना तो आपने मेरी कभी भी कोई भी वीडियो फिर पूरी नहीं देखी मेरे को लगता है। तो इसलिए फिर बता देता हूँ 9210522318 ये मेरा नंबर है। अगर नोट्स डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बताओ। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, एक क्वेश्चन मेरे को भेजा मत करो। मतलब मैंने देखा है, क्योंकि पहले तो जब मेरे पे बहुत कम सब्सक्राइबर थे ना तो मैसेज आते थे तो मैं सबका एक एक बच्चे का जवाब देता था क्वेश्चन का। अब क्या है, मेरे को 1000 मैसेज आते हैं और 1000 मैसेज के एक एक क्वेश्चन होते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सबको आंसर कर पाना। मैं अपना पूरा 100% देता हूँ कि किसी भी बच्चे को निराशा ना हो, हर एक बच्चे का जवाब देने का ट्राई करता हूँ। बट कभी कभी जब एक एक क्वेश्चन पूछते हो ना आप, तो उस बच्चे का रह जाता है जो एक्चुअल में ये जानना चाहता है कि सर आपने नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया तो उसका लिंक भेज दो। तो समझ रहे हो ना, इसलिए मैं बताने के लिए पूरा रेडी हूँ। बट आपसे एक निवेदन है कि आप 100% दिया करो अपना, ठीक है। 100% ट्राई करो कि आप उसका आंसर आपसे खुद निकल जाए, ना निकले तो फिर मैं तो हुई हूँ, मैसेज कर देना, ठीक है। एंड मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलो यार, ठीक है। थोड़ा बातचीत करेंगे वहीं पर, और कर लो यार, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। कुछ दिक्कत आती है तो बता ही दिया नंबर। कमेंट करो यार, जितने हो सके कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर करना, और अगर बुरी लगी है तो डिसलाइक भी करो, कोई दिक्कत नहीं है यार। जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं क्या दिक्कत है तब तक मैं सॉल्व कैसे करूँगा, है ना। तो मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट के साथ आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पूरी देखो यार, ठीक है। मेरे को पता है लास्ट में कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन रह जाती है जो मैं बताता हूँ बीच के अंदर, लोगों को पता नहीं चलती, तो इसलिए वीडियो पूरी देखा करो। और अभी तो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।